Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लॉर्डोसिस के फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में, यानी फिजियोथेरेपी में ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनके हेल्प से लॉर्डोसिस को मैनेज किया जा सकता है या लॉर्डोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स या कॉजेस को मैनेज किया जा सकता है। उन एक्सरसाइजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो में जिसमें हमने बात किया कि लॉर्डोसिस के कॉजेस क्या होते हैं, सो बेसिकली स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, पुअर पोस्चर, ओबेसिटी या कंजेनाइटल, इन सब कॉजेस के कारण लॉर्डोसिस हो सकता है। किसी को अगर ऑस्टियोपोरोसिस है यानी कि बोन की वीकनिंग है, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम है पेशेंट की, तो ऐसे कंडीशन में भी वीक बोन के कारण लॉर्डोसिस हो सकता है। बेसिकली लॉर्डोसिस में जो हमारा लॉर्डोटिक कर्व है, लंबर लॉर्डोटिक कर्व, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइपर लॉर्डोसिस कहते हैं। जिसको डायग्नोज करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एक्सरे या एमआरआई जैसे टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने कुछ जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट के बारे में बात की कि अगर बैक पेन है पेशेंट को तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लिया जा सकता है। उसी के साथ साथ सर्जिकल इंटरवेंशन भी यूज किए जा सकते हैं, जिसमें स्पाइनल फ्यूजन, लैमिनेक्टोमी, ऐसे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते। साथ ही हमने ये भी बात किया था कि पेशेंट को अगर लॉर्डोसिस है तो उसे ब्रेसेस, लॉर्डोटिक ब्रेसेस जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ हमने ये बात किया था कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से लॉर्डोटिक कर्व को मैनेज किया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली एक फिजियोथेरेपी प्रोग्राम यानी कि एक फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम में लॉर्डोसिस को ट्रीट करने के दो रीजन होते हैं। यानी अगर हम लॉर्डोसिस की कंडीशन में फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो उसके दो मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारे स्पाइन को सपोर्ट करती हैं, उनको स्ट्रेंथन करना। अगर हमारे स्पाइन की मसल्स स्ट्रेंथन है, उनमें एनफ स्ट्रेचिंग है या उनमें एनफ फ्लेक्सिबिलिटी है, तो लॉर्डोटिक कर्व जैसी या हाइपर लॉर्डोटिक कर्व जैसी चीजों से बचा जा सकता है। उसी के साथ फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम का एक और मोटिव या गोल होता है, जिसमें पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि अपने स्पाइन को सेफ कैसे रखें, फ्यूचर में इंजरीज को प्रिवेंट कैसे करें, और साथ ही प्रॉपर पोस्चर कैसे मेंटेन करें, जिसको हम अर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स के हेल्प से एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जितनी भी है या हमारी स्पाइनल कर्व डिफॉर्मिटीज, उनको कैसे मैनेज करें, इन सब के बारे में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है।
ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिसको हम फिजिकल थेरेपी में इंक्लूड करते हैं, जिनसे हम लॉर्डोसिस या फिर किसी भी स्पाइनल कंडीशन से बच सकते हैं या उनको मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो पहली टेक्निक है वो है हमारी स्ट्रेचिंग। हमारे मसल्स में ये एबिलिटी होती है जिसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से हमारी जो मसल्स है उनमें इनफ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। अगर हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो हमारे जॉइंट्स में एक्सेसिव स्ट्रेच पड़ता है, एक्सेसिव स्ट्रेस होता है। इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को यूज करते हैं सो दैट हमारी मसल्स और हमारे जॉइंट्स में इनफ रेंज ऑफ मोशन मेंटेन रहे, जिससे जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज है उनको करने में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दूसरी टेक्निक है हमारा एजुकेशन, यानी पेशेंट को एजुकेट करना कि अपने पोस्चर को कैसे इम्प्रूव करना है और उसको कैसे मेंटेन करना है। मेजॉरिटी ऑफ बैक पेन हमारे पुअर पोस्चर या पुअर सिटिंग या स्टैंडिंग हैबिट के कारण होते हैं। इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग जैसे कंडीशंस या प्रोलॉन्ग सिटिंग वाले जॉब में है तो उन जॉब्स में प्रोलॉन्ग सिटिंग किए बिना कैसे अपने वर्क को और एफिशिएंट कर सकते हैं, और अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी ही पड़ रही है तो कैसे प्रॉपर पोस्चर अपना मेंटेन कर सकते हैं या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पोस्चर में पेशेंट को ergonomic चेयर के बारे में भी एजुकेट किया जाता है कि अगर हमारी सिटिंग हैबिट रॉन्ग है या हमारा सिटिंग स्टाइल गलत है या हमारी जो सिटिंग चेयर है वो गलत है तो उसका हमारे पोस्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। तीसरी टेक्निक है हमारी एक्सरसाइजेस। सो बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग से, जिसमें हर वीक एक ओवरलोडिंग करके पेशेंट की मसल्स को स्ट्रेंथन करना। सिर्फ पेशेंट ही नहीं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व रहना चाहिए। इससे हमारी जो मसल्स हैं उनमें इनफ स्ट्रेंथ मेंटेन होता है और उनमें एक टोनिंग होती है मसल्स। इस टोनिंग से हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं और अल्टीमेटली हमारे जो जॉइंट्स है वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। सो अगर हमारी मसल्स स्ट्रांग है तो हमारे जो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज है या हमारे जो लोअर बैक की कंडीशंस है उनको कम किया जा सकता है। मैनुअल थेरेपी, मैनुअल थेरेपी जैसे कि मसाज, इस टेक्निक को यूज करना तब सही होता है अगर जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना है या किसी भी ऐसी जगह जहां पे ट्रिगर पॉइंट्स बने या स्पाज्म है या फिर वहां के जो रेंज ऑफ मोशन है उनको इम्प्रूव करना है। जैसे कि अगर किसी का भी फ्रैक्चर है या बैक में ट्रिगर पॉइंट फॉर्म है तो वहां हम उनको रिलीज कर सकते हैं। मैनुअल मसाज दे करके उन ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज किया जा सकता है और साथ ही जो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। हीट थेरेपी, हीट थेरेपी बेसिकली ब्लड का सही सर्कुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर हमें पेन है, पेशेंट को किसी भी मसल में पेन है या सॉफ्ट टिश्यूज में पेन है तो 99% चांस होता है कि वहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो पुअर है। इस ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए या ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हीट थेरेपी को यूज किया जाता है।
हीट थेरेपी से हमारी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और साथ ही उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। अल्टीमेटली जो पेशेंट के स्पाज्म है वो भी हील होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं आइस थेरेपी या जिसे हम क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। सो क्रायोथेरेपी बेसिकली यूज किया जाता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या पेन को रिड्यूस करने के लिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि कॉन्ट्रास्ट पाथ थेरेपी भी यूज की जाती है जिसमें हीट और आइस का अल्टरनेट यूज होता है। अगर हमने 4 मिनट की हीट अप्लाई की है तो हम 4 मिनट की आइस तुरंत अप्लाई करते हैं। इससे पेशेंट के पेन कम होता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसी के साथ पेशेंट की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, जो टिश्यूज की हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि वहां का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। साइकिलिंग या लिमिटेड वॉकिंग। सो साइकिलिंग या लिमिटेड वॉकिंग से बेसिकली पेशेंट की जो मसल है उसको कंडीशन किया जाता है, यानी कि बॉडी की प्रॉपर टोनिंग के लिए साइकिलिंग या लिमिटेड वॉकिंग जैसी टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है। एक्वाटिक एक्सरसाइज, इस मेथड ऑफ एक्सरसाइज को बेसिकली हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, जिससे अगर हम कोई एक्सरसाइज स्विमिंग पूल में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे जो स्पाइन में है वो प्रेशर कम पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा ओपन होती है, हमारा जो मूवमेंट का रेंज है वो बढ़ता है और पेशेंट अल्टीमेटली डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। फिजिकल थेरेपी बेसिकली दो टाइप के ट्रीटमेंट मेथड्स यूज करते हैं। पहला है हमारा पैसिव ट्रीटमेंट। पैसिव ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट टेक्निक है जिसको पैसिवली अप्लाई किया जाता है, यानी इस टेक्निक को या तो किसी मोडालिटी के हेल्प से या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से पेशेंट को दिया जाता है। इसमें पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। सपोज हमें एक फ्रैक्चर के केस के जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है, सो पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस में पैसिव ट्रीटमेंट दे करके हम पेशेंट के जॉइंट रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं। इससे पैसिव मोबिलाइजेशन हो सकता है और पैसिव टेक्निक्स, डिफरेंट लेवल ऑफ मोबिलाइजेशन को यूज किया जा सकता है। एक्टिव ट्रीटमेंट का हमारा गोल होता है कि पेशेंट को एक्टिव करना, जिसमें जो हमारा पैसिव ट्रीटमेंट है उसका हमारा अल्टीमेट गोल होता है पेशेंट को एक्टिव करना। उसके बाद हम एक्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सो एक्टिव ट्रीटमेंट में जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस पेशेंट को एडवाइस की जाती है या एजुकेट की जाती है, उससे पेशेंट की बॉडी स्ट्रेंथन होती है और रिकरेंस ऑफ जो पॉसिबल पेन होता है लॉर्डोसिस से वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारे मसल्स और हमारे जॉइंट्स स्ट्रेंथन होते हैं तो हमारा जो कर्व होता है वो भी रिड्यूस होने लगता है और साथ ही पोस्चरल एजुकेशन के साथ पेशेंट का पोस्चर भी इंप्रूव होने लगता है।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल में। बेसिकली पैसिव ट्रीटमेंट हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अप्लाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी होता है वो हमारा डीप टिश्यू मसाज होता है। सो डीप टिश्यू मसाज की हेल्प से हम टारगेट करते हैं स्पाज्म और क्रोनिक मसल टेंशन। सो बेसिकली हमारे मसल में रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा होने के कारण एक टेंशन डेवलप हो जाता है। उस टेंशन को रिलीज करने के लिए डीप टिश्यू मसाज यूज किया जाता है। या जैसे हमने कॉज में बात किया था कि हाइपरलॉर्डोसिस स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के कारण भी हो सकता है। सो डीप टिश्यू मसाज से हम टेंशन रिलीज करते हैं मसल्स की, जिससे जो बॉडी में रीएडजस्टमेंट हो सकता है स्लिप वर्टिब्रा का। जैसे कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में वर्टिब्रा का फॉरवर्ड स्लिपेज होता है। सो डीप टिश्यू मसाज से अगर हम मसल की टेंशन को दूर करें, मसल की टेंशन को रिलीज करें, तो उस टेंशन से कई बार ये भी देखा गया है कि रीएडजस्टमेंट होता है हमारे स्लिप वर्टिब्रा का। थेरेपिस्ट इसमें डायरेक्ट प्रेशर और फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, सो दैट जो टेंशन है वो हमारे लोअर बैक के जो सॉफ्ट टिश्यूज है जैसे लिगामेंट से, टेंडन से और मसल से, तो उनसे रिलीज हो सके। डीप टिश्यू मसाज के बाद हॉट एंड कोल्ड थेरेपी यूज की जाती है। सो बेसिकली जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि हॉट थेरेपी यूज तब की जाती है अगर पेशेंट में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करना। सो बेसिकली ब्लड हमारा रिक्वायर्ड होता है, हमारे जो मसल्स में वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, सो ब्लड उनको रिमूव करता है। जब अगर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, मसल में अच्छा ब्लड फ्लो है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की प्रॉपर सप्लाई है, तो हमारे जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट बाई प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे मसल स्पाज्म को क्रिएट करते हैं। सो जब ब्लड की एनफ सप्लाई होती है तो वो वहां से रिमूव होते हैं, और साथ ही पेशेंट में हीलिंग, यानी कि अगर स्पाज्म है, टेंशन डेवलप्ड है, तो उस प्रोसेस की हीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड थेरेपी या क्रायोथेरेपी, जिसके बारे में भी हमने अपने पिछले स्लाइड्स में बात की है कि इसको यूज तब करते हैं अगर हमें इन्फ्लेमेशन कम करना है। बेसिकली अगर मसल स्पाज्म है या पेन है और उसका कॉज इन्फ्लेमेशन है, तो कोल्ड थेरेपी या क्रायोथेरेपी को यूज करके हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि कोल्ड आइस थेरेपी हमें कभी डायरेक्ट स्किन में अप्लाई नहीं करनी। इसके लिए एक लेयर हमें यूज करना है कपड़े का, और उसके ऊपर हमें आइस प्लेस करनी। इस एडवांस इसको एडवांस टेक्नोलॉजी से अगर हम या एडवांस मेथड से यूज करें, तो आज मार्केट में ऐसे स्प्रे अवेलेबल है जिनसे हम अपने टिश्यूज को कूल कर सकते हैं। उनके जो इन्फ्लेमेशन है सिर्फ स्प्रे यानी फ्लोरोमीथेन नाम के स्प्रे से हम कम कर सकते हैं टिश्यूज के इन्फ्लेमेशन को। कोल्ड थेरेपी के बाद थेरेपिस्ट जनरली वर्क करते हैं अफेक्टेड मसल की स्ट्रेचिंग में, जिससे जो मसल्स हैं वो एनफ स्ट्रेच रहे और उनमें दोबारा इन्फ्लेमेशन या दोबारा मसल स्पाज्म डेवलप ना हो। अगर मसल स्पाज्म कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पेन भी कम हो जाता है। टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। टेंस बेसिकली एक मसल
स्टिमुलेशन होते हैं, नर्व स्टिमुलेशन होते हैं, जिससे हम अपने नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो अल्टीमेटली हमारे मसल्स को स्टिमुलेट करती है। सो टेंस एक इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटी है जो हमारे बॉडी से एंडोर्फिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। सो अगर बॉडी में मसल स्पाज्म है या हमारे बैक में मसल स्पाज्म है, तो हमारे बॉडी से एंडोर्फिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर हमारे बॉडी से एंडोर्फिन प्रोडक्शन कम हो जाता है तो पेन इंक्रीज होता है, मसल स्पाज्म इंक्रीज होता है। सो टेंस के हेल्प से हम एंडोर्फिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जो हमारे नेचुरल पेन किलर होते हैं। टेंस इक्विपमेंट फिजियोथेरेपिस्ट बहुत लार्जली यूज करते हैं। इसमें छोटी मशीनें भी अवेलेबल हैं और बड़ी मशीनें भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन उनके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये टेंस मशीन ऑलरेडी बहुत ही हेल्पफुल साबित हो चुकी है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी और पेशेंट को पेन रिलीफ और मसल स्पाज्म जैसी चीजों से दूर रहने के लिए। अल्ट्रासाउंड, बेसिकली अल्ट्रासाउंड भी एक इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटी। इस इलेक्ट्रोथेरेपेटिक मोडालिटी से हम ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं। सो यहाँ पे एक लोकल हीट जनरेट होती है जो कि साउंड वेव के थ्रू होती है। इस हीट के जनरेशन से और अल्ट्रासाउंड के हेड के सर्कुलर मूवमेंट से पेशेंट में अगर मसल स्पाज्म, किसी तरह का क्रैम्प है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, पेन है, तो उससे डील किया जा सकता है। और पेशेंट में अगर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं तो मसल स्पाज्म, क्रैम्पिंग, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस जैसी चीजों को दूर किया जा सकता है और साथ ही इस हीलिंग के प्रोसेस को प्रमोट किया जा सकता है, फास्ट किया जा सकता है। पैसिव ट्रीटमेंट के बाद अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में। सो एक्टिव पार्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी में या एक्टिव पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी टेक्निक्स में फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को एजुकेट करते हैं, पेशेंट को ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं, उनको टीच करते हैं कि जिससे उनकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोर स्टेबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर इंडिविजुअल का डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होता है। कोई एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अगर मेरे लिए हेल्पफुल है तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि मेरी कंडीशन कुछ और हो सकती है और सामने वाले या किसी दूसरे की कंडीशन
कुछ और हो सकती है। सो जो एक्सरसाइज प्रोग्राम तैयार किया जाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा, वो पेशेंट की हेल्थ, पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री और लिमिटेशंस को कंसीडर करने के बाद ही तैयार किया जाता है। इसलिए हमें किसी भी जनरलाइज्ड एक्सरसाइज से बच के हमें एक फिजियोथेरेपेटिक कंसल्टेशन करने के बाद अपना एक कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्रोटोकॉल जानना चाहिए, और फिर ही हमें ऐसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है, जैसे लॉर्डोसिस जैसे कंडीशन में, पेशेंट को ये भी एजुकेट किया जाता है, बताया जाता है कि आप अपने पोस्चर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे कौन से एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको अडॉप्ट करके पेशेंट अपने डेली एक्टिविटीज में भी करेक्ट पोस्चर मेंटेन कर सकता है। इसी को हम सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ केयर कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिजिकल थेरेपी का। सो बेसिकली फिजिकल थेरेपी से पेशेंट अच्छी हैबिट्स, अच्छे प्रिंसिपल्स सीखते हैं, जिससे उनकी बॉडी बेटर होती है, और साथ ही उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट होता है। फिजियोथेरेपिस्ट जनरली एक पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे अगर पेशेंट को बैक पेन है, सो उन एक्सरसाइज प्रोग्राम को यूज करके, उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके पेशेंट रिकरेंट पेन से बच सकता है। यानी अगर पेशेंट को बैक पेन है, तो ये जरूरी है कि पेशेंट अपनी अब्डोमिनल को स्ट्रेंथन करे, साथ ही अपने जो सराउंडिंग और सपोर्टिंग मसल्स है उनको स्ट्रेंथन करे, जिससे जो हमारे बैक पे जो लोड है, जो वेट बियरिंग है, वो डिवाइड हो सके। और अगर हमारी एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथन रहेंगी, हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारी स्ट्रेंथन रहेंगी, सो ऑब्वियस हमारा जो बैक पेन है वो भी कम होगा। इसलिए इन फैक्टर्स को ध्यान पे रखते हुए हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड प्रोग्राम या कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम तैयार किया जाता है। इस कस्टमाइज्ड प्रोग्राम के फायदे ये होते हैं कि पेशेंट इनको एक बार फिजियोथेरेपी सेशन लेने के बाद, जो कई मल्टीपल सेशन हो सकते हैं, उसके बाद ये खुद भी ऐसी एक्सरसाइजेस को सेल्फ परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए ये एक्टिव ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी होती है। अभी तक हमने बात किया डिफरेंट फिजियोथेरेपेटिक टेक्निक्स के बारे में। हमने बात किया कि फिजियोथेरेपी में ऐसे दो कौन सी मेथोडोलॉजी होती है, या ऐसे ट्रीटमेंट की कौन से दो स्पेसिफिक टेक्निक्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस के बारे में, जिससे हम अपने लोअर बैक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साथ ही स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे हमारी जो लोअर बैक है और सपोर्टिंग मसल्स है उनमें एनफ फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, और साथ ही हमारी जो लोअर बैक है वो भी स्ट्रेंथन होती है। इसके लिए कुछ हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे, और साथ ही हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी एक्सरसाइज को जरूरत से ज्यादा परफॉर्म
नहीं करना है। अगर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो हमें स्ट्रेच को एक मिनिमम ड्यूरेशन के लिए होल्ड रखना है और फिर रिलीज करना है, सो दैट उस स्ट्रेच का हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच के बारे में। किसी भी एक टॉवल या बैंड को यूज करके पेशेंट को अपने पेट के बल लेटना है और लेटने के बाद जो बैंड या टॉवल पेशेंट यूज कर रहा है उसको अपने फुट में अटैच कर लेना है और फिर अपने हाथों से उस बैंड को अपनी तरफ खींचना है, यानी अपने जो फुट है उसको अपने बटक्स की तरफ खींचना है। इस स्ट्रेच को हमें होल्ड रखना है 1 मिनट तक। जब हम ये स्ट्रेच परफॉर्म करेंगे तो हमें अपने थाइज के फ्रंट पोर्शन में स्ट्रेच फील होगा। अगर किसी इस स्ट्रेच को परफॉर्म करते समय बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो तो होल्ड स्टॉप करना है या होल्ड का जो ड्यूरेशन है वो कम करना है। इस एक्सरसाइज या इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को पेशेंट को कम से कम 3 बार रिपीट करना है। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच के लिए पेशेंट को अपने अफेक्टेड साइड यानी कि किसी भी एक साइड में पेशेंट को नील करना है, यानी नील डाउन होना और अपने आर्म्स को साइड में रखना है और साथ ही पेशेंट को अपने पेल्विक या हिप को आगे की तरफ शिफ्ट करना है, फॉरवर्ड पुल करना है या पुश करना है। इसको करते समय अपनी जो बैक है उसे हमें एक्सटेंड करके रखना है और होल्ड करना है कम से कम 20 to 30 सेकेंड्स का। इसी एक्सरसाइज को हम इमेज से भी अगली स्लाइड में समझेंगे। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच को हमें कम से कम 3 बार रिपीट करना है। एडक्टर स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने एंकल को टेबल में प्लेस करना है, एक प्रॉप की तरह यूज करना है और आगे की तरफ लीन होना। लीन होते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो अपर बॉडी है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा उसमें कर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कर्व हो रहा है तो पेशेंट को जो बैक पेन ऑलरेडी था वो बैक पेन बढ़ सकता है। इस स्ट्रेच को भी पेशेंट को कम से कम 20 से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और कम से कम 3 बार रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमें हिप फ्लेक्सर और एडक्टर स्ट्रेच परफॉर्म करने। सो सबसे पहले देखते हैं हम हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच को। सो हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच को करने के लिए पेशेंट को अपने एक पैर में नील होना है और दूसरे पैर को आगे की तरफ बेंड रखना है और अपने जिस साइड के हम पैर को नील नीचे कर रहे हैं, ग्राउंड से टच करवा रहे हैं, उस साइड के आर्म को ऊपर की तरफ रेज करना है और अपने पेल्विस को आगे की तरफ पुश करना। इससे हमें अपने हिप में स्ट्रेच फील हो। इस स्ट्रेच को हमें कम से कम 20 से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और उसके बाद दूसरे साइड से यानी हमें दूसरे पैर से इसी एक्सरसाइज को रिपीट करना है। एडक्टर स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने एक पैर एक टेबल या काउच में प्लेस करना है, दूसरा पैर का जो फुट है वो ग्राउंड में होगा और एक्सटेंशन में रहेगा। साथ ही हमें
जो साइड का पैर हमारा एक्सटेंशन में है उसी साइड के आर्म को हमें रेज करना है। इससे हमें अपने जो हिप एडक्टार्स हैं उनमें स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को कम से कम 20 से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर दूसरे साइड से रिपीट करना है। एटलीस्ट दिन में हमें 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज या इस स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करना है। क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच और एडक्टार स्ट्रेच के बाद अब हम देखते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। सो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के लिए हमें एक टेबल पे हील अप रखना है और अपनी जो बैक है उसे स्ट्रेट रखना है और आगे की तरफ लीन होना। लीन होते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो शोल्डर, हमारी जो अपर बैक है वो स्ट्रेट या इरेक्ट पोजीशन में होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को हमें एटलीस्ट 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है और 3 बार रिपीट करना है। डायनेमिक हैमस्ट्रिंग। सो डायनेमिक स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने बैक में लेटना है और अपने जो हाथ है उसे नी के साइड में रखना है। नी को फिर हमें 90 डिग्री में रख के ऊपर की तरफ रेज करना है। जब हम ऊपर की तरफ रेज करेंगे तो हमें हमें जो थाई है उसके नीचे वाले हिस्से यानी पीछे वाले हिस्से में स्ट्रेच फील होगा। इसको हमें 15 से 20 टाइम्स दोनों पैरों के साथ रिपीट करना। स्टैटिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच को परफॉर्म हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसको करने के लिए पेशेंट को एक पैर जमीन में प्लेस करना है और एक पैर पेशेंट को एक टेबल या काउच में प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद पेशेंट को आगे की तरफ लीन होना है। जब हम आगे की तरफ लीन होंगे तो हमें अपने थाई के पिछले हिस्से में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को पेशेंट को होल्ड रखना है एटलीस्ट 20 से 30 सेकेंड्स और फिर इसे दोनों पैरों के साथ रिपीट करना है। मतलब अगर पहले हमने लेफ्ट लेग को काउच या टेबल पे प्लेस किया था तो फिर हमें राइट लेग को टेबल या काउच में प्लेस करना है। लीन होते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा स्लाउच पोस्चर नहीं होना चाहिए। हमारा जो अपर बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। डायनेमिक हैमस्ट्रिंग परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने कमर के बल लेटना है और अपने नीज के अंदर हाथ प्लेस करना है। उसके बाद नीज को बेंड करके हमें ऊपर की तरफ धीरे धीरे रेज करना है। रेज करने के बाद हमें थाई के पिछले हिस्से में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को पेशेंट को होल्ड रखना है एटलीस्ट 20 टू 30 सेकेंड्स। और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए पेशेंट अपने टोज को अपनी तरफ मूव कर सकते हैं। जब हमारा पैर पूरी तरीके से एक्सटेंशन में है यानी सीलिंग को फेस कर रहा है तो टोज को वो अपनी तरफ मूव कर सकते हैं जिससे पेशेंट के काफ और हैम्स में और ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। इसको भी पेशेंट को दोनों पैरों यानी लेफ्ट के साथ भी और राइट के साथ भी परफॉर्म करना और एटलीस्ट 3 से 4 रेपिटेशन दोनों पैरों के साथ रिपीट करना।
साइड लाइन आईटी बैंड स्ट्रेच। इसके लिए पेशेंट को अपने साइड में लेटना है, एक टॉवल या बैंड यूज करना है और उससे अपने फुट को बैक की तरफ पुल करना है। पुल करते समय हमें वैसी ही स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है जैसे हमने क्वाड्रिसेप में परफॉर्म की। सो हमें अपोजिट लेग को नीचे की तरफ पुश करना है और हमारा जिस पैर में हम स्ट्रेच फील करना चाह रहे हैं उसे हमें अपने बैक की तरफ पुल करना है। इस स्ट्रेच को 1 मिनट के लिए, मिनिमम 1 मिनट के लिए होल्ड रखना है और अपने रिक्वायरमेंट या फिजियोथेरेपेटिक एडवाइस, जैसा एक फिजियोथेरेपिस्ट ने एडवाइस किया हो उस अकॉर्डिंगली रिपीट करना। सी स्ट्रेच फॉर आईटी बैंड। इसके लिए पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, अपना एक पैर पीछे प्लेस करना है और अपना जो एक पैर है, यानी अगर हम लेफ्ट पीछे प्लेस कर रहे हैं तो हमें राइट आगे प्लेस करना है और आगे की तरफ लीन होना। लीन होते समय हमें अपर बॉडी के पोस्चर का प्रॉपर ध्यान रखना है। इसको हमें 20 से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है। ग्लूट स्ट्रेच। ग्लूट स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए हमें अपने एंकल्स को ऊपर की तरफ रखना है एक टेबल, और ये इंश्योर करना है कि हमारे लेग 90 डिग्री बना रहे। अपने बैक को स्ट्रेट करते हुए में लीन होना है अपने हिप्स की तरफ और इस पोजीशन को हमें कम से कम 20 से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और हमें रिपीट करना है अल्टरनेट लेग से एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। बट ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बैक है वो स्ट्रेट रहे, जिससे हमारे अपर बैक में कोई भी स्टिफनेस नहीं है। कुछ इस तरह से हमें साइड लाइन आईटी बैंड स्ट्रेच परफॉर्म करनी। इसके लिए हमें अपने एक पैर के एंकल को दूसरे पैर के नीज में प्लेस करना है और अपने साइड में लेट करके इसे परफॉर्म करना है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हमें रिपीट करना है और होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स। सी स्ट्रेच फॉर आईटी बैंड को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को एक लेग आगे रखना है और दूसरा हमें साइड में रखना है। फिर हमें अपोजिट आर्म को रेज करना है और इस पर्टिकुलर पोजीशन को पेशेंट को एटलीस्ट 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और पेशेंट को ये एक्सरसाइज दोनों पैरों के साथ, यानी लेफ्ट और राइट दोनों पैरों के साथ एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है। ग्लूट स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए एक काउच में पेशेंट को अपने नी प्लेस करना है, यानी अगर हम लेफ्ट नी प्लेस कर रहे हैं तो हमारा जो राइट पैर है वो जमीन में एक्सटेंशन में रहेगा। अपने एल्बोज को हम
काउच में प्लेस करेंगे या टेबल में प्लेस करेंगे और आगे की तरफ लीन होंगे। लीन होते समय ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो अपर बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे हमें अपर बैक में किसी तरह का स्टिफनेस फील ना हो। ये तो थी हमारी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिनसे हम अपने बैक की सपोर्टिंग मसल्स, इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है हमारी सुपाइन हिप ट्विस्ट ऑन फिजियो बॉल। इसके लिए बेसिकली पेशेंट को एक फिजियो या मेडिसिन बॉल लगेगी। इसके लिए पेशेंट को अपने बैक के सपोर्ट से लेट जाना है फ्लोर में, अपने हिप और नीज को 90 डिग्री में बेंड करना है और एक फिजियो बॉल के ऊपर अपने नीज और 90 डिग्री को नीज को प्लेस करना है, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। फिर पेशेंट को अपने जो एब्डोमिनल मसल्स है उन्हें अपनी तरफ पुल करना है, यानी कि टुवर्ड्स द चेस्ट पुल करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, और इसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है थ्रू आउट द एक्सरसाइज। फिर हमें नीज को रोटेट करना है अपने हिप को फ्लोर में कांटेक्ट में रखते हुए, मतलब अपने हिप को हमें रेज नहीं करना है और बिना हिप को रेज किए हुए हमें नीज को रोटेट करना है, जिससे हमारे ऑब्लिक्स भी एंगेज होंगे। फिर हमें इसी मूवमेंट, इसी रोटेशन को अपोजिट साइड भी रिपीट करना है। पेशेंट को इसे एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स दोनों तरफ परफॉर्म करने। कुछ इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को अपने कमर के बल लेट जाना है, आर्म्स रिलैक्स्ड साइड में रखने हैं और फिजियो बॉल के ऊपर अपने नीज को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्लेस करना है। फिर हमें अपने नीज को एक बार राइट की तरफ रोटेट करना है और फिर लेफ्ट की तरफ। इस रोटेशन मूवमेंट को करते समय ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अपने हिप को रोटेट ना करे या अपने हिप को ऊपर की तरफ रेज ना करे। पेशेंट को जो हिप है वो ग्राउंड के कांटेक्ट या फ्लोर के कांटेक्ट में ही रखना है। सुपाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बैक मसल्स के लिए सबसे सपोर्टिंग मसल्स हमारी कोर मसल्स होती है। तो अगर हमारी कोर मसल्स स्ट्रेंथन है या हमारी कोर मजबूत है, तो हमें बैक पेन या लॉर्डोसिस जैसी चीजों से हम बच सकते हैं। इसके लिए सुपाइन एब्डोमिनल ड्रॉइंग एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसके लिए पेशेंट को अपने बैक के सपोर्ट से टेबल या मैट पर लेट जाना है, नीज को फ्लैट करके रखना है और अपने एब्स को पुल करना है और अपने लोअर बैक को नीचे पुश करना है। और इस पर्टिकुलर पोजीशन को पेशेंट को होल्ड करके रखना है और फिर
रिपीट करना है एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स। एब्डोमिनल ड्रॉ इन विथ नी टू चेस्ट, इसके लिए पेशेंट को अपने कमर के बल टेबल या मैट पर लेटना है और अपने नी को चेस्ट की तरफ लेके आना है। जब हम नी को चेस्ट की तरफ लेके आ रहे हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो एब्स है, हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्टेड होनी चाहिए। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें नीज को अपने हाथों से ग्रैब करके नहीं लाना है। जो मूवमेंट होगा नी टू चेस्ट का, वो नी और हिप की हेल्प से ही होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को भी पेशेंट को 10 to 20 टाइम्स दोनों पैरों के साथ परफॉर्म करना है। सुपाइन एब्डोमिनल ड्रॉ इन कुछ इस तरह से किया जा सकता है। इसके लिए पेशेंट को फ्लैट लेटना है एक मैट या टेबल पर, अपने नीज को बेंड रखना है, फुट फ्लैट रहेंगे टेबल या मैट पर, और फिर अपने बैक को नीचे पुश करते हुए अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है या अपने चेस्ट की तरफ पुल करना है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को 10 to 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर रिलीज करना है। उसके बाद इसी तरह से इस एक्सरसाइज को पेशेंट को एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स परफॉर्म करना है। एब्डोमिनल ड्रॉ इन विथ नी टू चेस्ट। सो जैसा हमने एब्डोमिनल ड्रॉ इन किया जिसमें हमने अपने बैक को नीचे पुश किया और एब्डोमेन को हमने पुल किया ऊपर की तरफ। सो इसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय अपने नीज को हमें चेस्ट की तरफ लेके आना है। बट हम जो नी को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे तब हमें नी को हाथों से ग्रैब नहीं करना है, यानी कि जो नीज रहेंगी उनका इंडिविजुअल एक सेल्फ मूवमेंट होगा। पेशेंट को उससे कोई असिस्टेंस नहीं लेना है हाथों से। एब्डोमिनल ड्रॉ इन विथ हील स्लाइड, इसको परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने कमर के बल लेटना है एक टेबल या मैट पर, और उसके बाद अपने कमर को नीचे यानी बैक को पुश करना है टेबल या मैट की तरफ, और साथ ही अपने जो एब्डोमेन है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ पुल करना। इसको परफॉर्म करते वक्त पेशेंट को अपने हील को स्लाइड करना है, यानी नीज का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना। एक बार हमने नीज को एक्सटेंड किया तब होल्ड करना है, फिर हम जब फ्लेक्स कर रहे हैं नीज को या मोड़ रहे हैं तब होल्ड करना है। इसी एक्सरसाइज को 10 to 20 टाइम्स दोनों पैरों के साथ रिपीट करना है। प्रोन ब्रीजिंग ऑन एल्बोस, जिसे हम प्लैंक भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने स्टमक यानी अपने पेट के बल लेटना है एक टेबल या मैट पर, और अपने फोर आर्म्स या एल्बो के सपोर्ट में रहना है। उसके बाद धीरे धीरे हमें अपने आर्म्स, फोर आर्म्स और टोज में पूरी बॉडी को रेस्ट करना है, यानी हमारी जो मिडिल बॉडी है सिर्फ हमारा जो फोर आर्म और एल्बो है और हमारे टोज
वही ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेंगे, बाकी पूरी बॉडी हमारी हवा में यानी ऊपर की तरफ रहेगी। इसको परफॉर्म करते समय पेशेंट को एब्डोमिनल ड्रॉ इन भी परफॉर्म करना है, यानी पेशेंट को अपनी एब्स या अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। इस पोजीशन को पेशेंट को एटलीस्ट 15 सेकेंड से 1 मिनट का होल्ड करना है। इनिशियली पेशेंट 10 to 15 सेकेंड्स के कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे इसको हमें इंक्रीज करना है, यानी कि जो होल्ड ड्यूरेशन है उसे हमें इंक्रीज करना है, और हमारा जो कम से कम टारगेट होना चाहिए वो 1 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद हमें इसी एक्सरसाइज को कम से कम 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है। ये हमारी कोर मसल्स के लिए एक बहुत ही सिंपल और अच्छी एक्सरसाइज होती। सो कोर मसल्स अगर हमारी स्ट्रेंथन है, सो हमारी बैक मसल्स स्ट्रेंथन होती है, और हमारी जो नॉर्मल कर्वेचर है स्पाइन का वो मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलती। प्रेस अप। तो प्रेस अप परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने स्टमक के बल लेटना है एक मैट या टेबल पे। अपने जो लेग्स हैं उनको एक्सटेंशन में रखना है, एक्सटेंडेड रखना है। हाथ अपने जो है वो शोल्डर्स के एबव रहेंगे, यानी पाम डाउन जस्ट एबव द शोल्डर्स। अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करते हुए हमें मिड लाइन यानी सुपाइन स्पाइन के मिड लाइन तक रखना है। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए पेशेंट को अपने चेस्ट को आगे की तरफ लिफ्ट करना है ऑफ द फ्लोर। इसे हम हाफ क्रंचेस भी कह सकते हैं। इस पोजीशन को हमें 3 to 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है, ये ध्यान रखते हुए कि हमारी जो नेक है उसमें किसी तरह का स्टिफनेस ना हो, और हमारे जो हिप बोन्स है वो पूरे एक्सरसाइज या पूरे मूवमेंट के दौरान मैट से कांटेक्ट में ही रहेंगे। एटलीस्ट 3 to 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है और 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का फायदा ये होता है कि हमारी जो स्पाइन की नॉर्मल कर्वेचर होती है वो हमें रिगेन करने में हेल्प मिलती। सो इसके लिए पेशेंट को अपने कमर के बल न लेट के पेट के बल लेटना है, और अपने हाथ या पाम को डाउनवर्ड फेसिंग करना है, और अपने चेस्ट को धीरे धीरे लिफ्ट करना है। लिफ्ट करते समय ये ध्यान रखना है हमारे जो हिप है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में ही रहने चाहिए, और साथ ही हमारी जो नेक है वो भी रिलैक्स रहनी चाहिए, उसमें किसी तरह का स्टिफनेस डेवलप नहीं होना चाहिए। सुपरमैन। इसके लिए पेशेंट को अपने स्टमक के बल टेबल या मैट पे लेटना है, अपने आर्म्स और लेग्स को एक्सटेंड करना है, और अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करते हुए डाउन और इन टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द स्पाइन लेके आना है, और एब्डोमिनल मसल्स को हमें ड्रॉ इन करना है यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है। इस पोजीशन को मेंटेन करना है, और मेंटेन करते समय हमें अपने आर्म्स को लिफ्ट करना है। आर्म के साथ साथ हमें अपोजिट लेग भी लिफ्ट करना है, यानी अगर हम राइट लेग लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट आर्म लिफ्ट होगा। फिर इस पोजीशन को हमें होल्ड करना है 3 to 5 सेकेंड्स, और फिर हमें साइड को रिवर्स करना है, और इसे हमें कम से कम
10 to 20 टाइम्स परफॉर्म करना है। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसके लिए पेशेंट को अपने पेट के बल लेटना है और अपने फुट यानी अपने लेफ्ट लेग को रेज करते हुए अपने लेफ्ट राइट आर्म को रेज करना है, यानी अपोजिट मूवमेंट्स रहेंगे। जब हम लेफ्ट लेग को रेज कर रहे हैं तब हम राइट लेग को रेज करेंगे, तब हम राइट आर्म को रेज करेंगे, और जब हम लेफ्ट जो राइट लेग को रेज कर रहे हैं तब हम अपने लेफ्ट आर्म को रेज करेंगे। सो एक क्रिस क्रॉस मूवमेंट रहता है। क्वाड्रप्ट या अपोजिट आर्म एंड लेग, इसके लिए पेशेंट को अपना हेड स्ट्रेट रखते हुए क्वाड्रप्ट पोजीशन में आना है, यानी कि ऑन ऑल फोर्स अपने आर्म्स अपने दोनों नीज में, और जो नीज रहेंगी वो हमारी 90 डिग्री की बेंड रहेंगी। अपने कोर को एंगेज करते हुए अपने हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक मसल्स को यूज करते हुए हमें लेग लिफ्ट करना है। और लेग लिफ्ट करते वक्त हमें अपोजिट आर्म को भी लिफ्ट करना है। सो बेसिकली अगर हम राइट लेग लिफ्ट कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट आर्म यानी अपोजिट आर्म लिफ्ट करना है। फिर हमें लेफ्ट लेग लिफ्ट करते समय राइट आर्म को ऊपर की तरफ रेज करना। इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पेशेंट नी पैड्स या सॉफ्ट काउच को यूज कर सकते हैं, सो दैट उनके नी जॉइंट में किसी तरह का एक्सर्शन ना हो या अननेसेसरी स्ट्रेस ना पड़े। इस एक्सरसाइज को 10 to 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं इनिशियली, और दोनों साइड से इसे परफॉर्म करना। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। इसके लिए पेशेंट को क्वाड्रप्ट पोजीशन में आना है। फिर पेशेंट को अपना एक पैर उठाते हुए अपने जो अपोजिट आर्म है उसको रेज करना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसकी जो स्पाइन हो वो स्ट्रेट रहे जब हम लेग और आर्म को रेज कर रहे हैं। साथ ही पेशेंट नी पैड्स को भी यूज करे। सुपाइन सिंगल लेग बट लिफ्ट, इसके लिए पेशेंट को अपने बैक के सपोर्ट से लेटना है और अपने नीज को बेंड करना है 90 डिग्री, और फीट जो है वो फ्लैट रहेंगे फ्लोर में। आर्म्स पाम डाउन फेस करते हुए साइड्स में रहेंगे, और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उन्हें हमें कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है थ्रू आउट दी एक्सरसाइज। फिर हमें अपने एक लेग की जो थाई जो एक लेग है उसे लिफ्ट करना है, सो दैट ऐसे लिफ्ट करना है कि जो हमारी थाई है वो फ्लोर से परपेंडिकुलर रहे और नीज हमारे 90 डिग्री में बेंड रहे। और धीरे धीरे हमें अपने जो बटक्स है उसको रेज करना है, जिसमें हमें अपने सिर्फ ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को यूज करते हुए इस पूरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसका कोर इन्वॉल्व रहे या कोर कॉन्ट्रैक्टेड रहे। इसको 3 to 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है और रिपीट करना है 10 to 20 टाइम्स ऑन ईच लेग। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने कमर के बल लेटना है, नीज को 90 डिग्री बेंड करना है। फिर हमें अपने एक नी को अपने बटक्स को रेज करते हुए ऊपर लिफ्ट करना है, सो दैट हमारे जो नीज रहे उनमें 90 डिग्री का एंगल बने। और साथ ही
पेशेंट को अपने जो कोर है उसे एंगेज्ड रखना है, पेशेंट को अपने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ खींच के रखना है, यानी कोर को कॉन्ट्रैक्ट रखना है। इसको 3 to 5 सेकेंड्स के होल्ड के बाद पेशेंट दूसरे लेग से परफॉर्म कर सकते हैं। नी टू चेस्ट। नी टू चेस्ट एक सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। इसके लिए पेशेंट को अपने बैक के सपोर्ट से लेटना है, अपने दोनों लेग्स को एक्सटेंशन में रखना है, फिर पेशेंट को अपने राइट नी को बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ लेके आना है। और लाने के लिए पेशेंट अपने हाथों को यूज कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को नीज के अंदर अपने हाथों को प्लेस करना है। जब हम अंदर की तरफ या चेस्ट की तरफ लेके आ रहे हैं तो पेशेंट को गहरी सांस लेते हुए इसे होल्ड करना है एटलीस्ट 10 to 30 सेकेंड्स। फिर रिलैक्स होते हुए हमें पैरों को नीचे करना है, यानी स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है। फिर पेशेंट को अपोजिट लेग से रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। पेशेंट अपने दोनों नीज को बेंड रख सकते हैं और फिर पेशेंट एक नी को अपने चेस्ट की तरफ ग्रैब करके हाथों से लेके आना है। इसको लाते वक्त पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि अपने ब्रीथ को होल्ड करते हुए अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट रखना है और चेस्ट में लाते वक्त पेशेंट को एटलीस्ट 10 से 30 सेकेंड या 20 सेकेंड्स का मिनिमम होल्ड रखना है। और होल्ड रखने के बाद वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में लेके जाना। फिर इसी एक्सरसाइज को दूसरे लेग के साथ रिपीट करना। कैट एंड कैमल पोज। सो कैट एंड कैमल पोज एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने हाथ के बल और नीज के बल आ जाना है और अपने हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखना। हिप जो है, जो नी है हमारा अपने हिप के नीचे और हमारी जो बैक है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। सो कैट पोज के लिए पेशेंट को नीचे की तरफ सिंक करना, यानी अपने जो बैक है उसे नीचे की तरफ सिंक करना, सो दैट हमारी जो लोअर बैक है वो नीचे की तरफ जाए और हमें ऊपर की तरफ देखना है। इसको करते समय पेशेंट को ब्रीद आउट करना है और इस पोजीशन को होल्ड रखना है। कैमल पोज करने के लिए पेशेंट को अपनी जो स्पाइन है वहां एक आर्च बनाना है, सो दैट एक कैमल जैसे कैमल में एक हम्प होता है, वो हम्प पेशेंट को एक थोरैसिक स्पाइन है वहां पे देखने को मिले या वहां एक हम्प जैसा शेप बने। इसके साथ पेशेंट को इसी पोजीशन में होल्ड रखना है और एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। कुछ इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। पेशेंट को अपने नीज के बल और हाथों के बल आना है। फिर कैमल पोज के लिए पेशेंट को नीचे देखते हुए अपने स्पाइन में एक आर्च बनाना है, सो दैट एक कैमल के हम्प जैसा उसके बैक में दिखे। कैट पोज के लिए पेशेंट को ऊपर की तरफ देखना है और अपने बैक में एक आर्च बनाना है, सो दैट जो बैक में कर्व जैसा बने। इस एक्सरसाइज को करते वक्त चाहे हम कैमल पोज कर रहे हैं या कैट पोज कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स का होल्ड करना है और फिर नॉर्मल पोजीशन में आना है। बेसिक बैक एक्सटेंशन। सो बेसिक बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को
अपने स्टमक पर लेटना है, अपने लेग्स को स्ट्रेट रखना है और अपनी अपर बैक को लिफ्ट करना है एल्बोज के सपोर्ट से। और जो हिप रहेंगी वो हमारी ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेंगी। इसको करते वक्त पेशेंट को अपना हेड और जो नेक है उसे न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का होल्ड करना है और फिर पेशेंट को अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। इसको पेशेंट को एटलीस्ट 3 to 4 सेट्स परफॉर्म करने। कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। इसको बेसिकली हम कोबरा पोज भी कहते हैं। सो इसके लिए पेशेंट को अपने एल्बोज या फोर आर्म के सपोर्ट से अपने अपर चेस्ट को लिफ्ट करना है और अपने हेड और नेक को न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन रखना है। ब्रिज बैक के लिए ब्रिजिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें हमारी बैक मसल्स, हमारी हिप, हमारे कोर मसल्स इन्वॉल्व होती। सो इसके लिए पेशेंट को अपने बैक के सपोर्ट से लेट जाना है, नीज को बेंड रखना है, आर्म्स को अपने साइड में रखना है और जो फुट है वो फ्लैट रहेंगे ग्राउंड में। फिर अपने एब्डोमिनल्स को टाइट करते हुए, बटक मसल्स को इन्वॉल्व करते हुए अपने हिप को रेज करना है ऊपर की तरफ, सो दैट एक स्ट्रेट लाइन बन सके हमारे नी से हमारे शोल्डर लेवल तक। और इसको करते वक्त अपने कोर को टाइट रखना। इस पोजीशन को हमें 20 से 30 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और उसके बाद हमें धीरे धीरे अपने हिप्स को लोअर डाउन करना है सो दैट हम स्टार्टिंग पोजीशन में आ सके। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स रिपीट करनी। कुछ इस तरह से हमें ब्रिजिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। पेशेंट को अपने बैक के सपोर्ट से लेटना है और पेशेंट को अपने कोर को टाइट रखना है। कोर को टाइट रखते हुए पेशेंट को अपने हिप को रेज करना है। रेज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ऐसा इस लेवल में रेज करना है कि हमारे नी से शोल्डर तक एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सके। और इस पोजीशन को पेशेंट को एटलीस्ट 10 सेकेंड्स से 20 सेकेंड्स का होल्ड करना है और कोर को इन्वॉल्व जरूर करना है। साथ ही जो पेशेंट का जो फुट रहेगा वो फ्लैट रहेगा ग्राउंड में। उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबली एक रिलैक्स पोजीशन में वापस आ जाना। इस एक्सरसाइज को पेशेंट अगर परफॉर्म रेगुलरली करते हैं तो उनकी कोर मसल्स और उनकी बैक मसल्स दोनों की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज को पेशेंट को एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। लंबर रोटेशन। सो लंबर रोटेशन करने के लिए पेशेंट को अपने कमर के बल फ्लोर में लेटना है, हिप और नी को 90 डिग्री बेंड रखना है, जो फिट है वो फ्लैट रहेगा फ्लोर में और अपनी एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रखना है थ्रू आउट द एक्सरसाइज। स्लोली और कंट्रोल के साथ पेशेंट को अपने नीज को रोटेट करना है हिप की एक साइड और दूसरे साइड, यानी दोनों साइड रिपीट करना है, लेकिन हिप्स जो रहेंगे वो फ्लोर के कांटेक्ट में ही रहेंगे। जब भी हम लेफ्ट साइड को रोटेट कर रहे हैं तो उस साइड में हमें 10 सेकेंड्स का होल्ड करना है
और फिर हमें दूसरे साइड में रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमें लंबर रोटेशन परफॉर्म करना है। पेशेंट को कंफर्टेबली बैक के सपोर्ट से लेटना है, नीज को बेंड करना है और हिप को ग्राउंड में रखते हुए या हिप को ग्राउंड में कांटेक्ट में रखते हुए नीज को लेफ्ट और राइट का रोटेशन करना है। जब हम लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो पेशेंट को 10 सेकेंड्स का होल्ड करना है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आना है और फिर राइट साइड को रोटेट करना है। पूरी एक्सरसाइज के दौरान पेशेंट को अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रखना है या एब्डोमिनल मसल्स को टाइट रखना है। सो बेसिकली इससे हमारी जो लंबार रीजन है उनमें रोटेशन मूवमेंट होता है। सो हमारी जो स्पाइनल मसल्स हैं उनमें रोटेटिंग जो मूवमेंट है, जो साइड बेंडिंग मूवमेंट है, उनके लिए स्ट्रेंथन प्रोवाइड होती है, यानी कि उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और साथ ही क्योंकि हम अपने कोर मसल्स को टाइट रख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हैं, तो हमारी कोर भी इन्वॉल्व होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया लॉर्डोसिस के फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।